नाज़रीन ग्रामी, अशोक आजम दुनिया का पहला शख्स था जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अशोक की सल्तनत काबुल, कंधार और हरात से लेकर कश्मीर और नेपाल, बंगाल और जनूब में दरियाए पेनार तक फैली हुई थी। श्रीनगर शहर उसने आबाद किया था। ये पूरे हिंदुस्तान में अमन कायम करने वाला आखिरी फरमारवा भी था। अशोक ने हिंदुस्तान में कत्ल, फसादात, चोरियां और डाके खत्म करा दिए। हिंदुस्तान को इजला में तकसीम किया, हर जिले में नाजिम तैनात किए और ये नाजिम जिले में अमनो अमान और अदलो इंसाफ के जिम्मेदार होते थे। अशोक ने कवानीन तैयार करवाए। ये कवानीन पत्थरों और लोहे की प्लेटों पर खुदवाए और ये मुल्क भर में लगवा दिए। ये फरमुदात हिंदुस्तान की पहली ताजीरात थे। अशोका अहद के ये पत्थर आज भी सवात वैली और गिलगित के पहाड़ों में नस्ब हैं। सवाल ये है कि अशोक ने ये मकाम कैसे हासिल किया। ये एक दिलचस्प दास्तान है। नाज़रीन ग्रामी, अशोक पटना का रहने वाला था। वालिद बंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य सल्तनत का बादशाह था। अशोक के 64 भाई थे। ये तमाम भाई साजिशी, लालची और हासिद थे। अशोक बासलाहियत था। ये दुनिया फतह करना चाहता था। इसमें सलाहियत भी थी, लेकिन भाई इस इरादे में रुकावट थे। ये जंग के लिए मुहाज पर जाता था तो कोई ना कोई भाई तख्त पर कब्जा कर लेता था। ये तालाब में नहाने के लिए उतरता था तो भाई तीर बरसाना शुरू कर देते थे। ये खाना शुरू करता था तो सालन से जहर निकल आता था। ये सोने जाता था तो कोई ना कोई भाई कमरे में सांप छोड़ देता था। और ये सैर के लिए निकलता था तो नकाब पोश हमला कर देते थे। अशोक तंग आ गया और उसने एक दिन सोचा कि मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। मैं अपने वालिद की तरह गुमनाम जिंदगी गुजार दूं या फिर दुनिया फतह करूं। उसने दुनिया फतह करने का फैसला कर लिया। अशोक ने अपने 64 भाई कत्ल करा दिए। वो अकेला रह गया। उसने अहल लोगों की टीम बनाई और हिंदुस्तान की अपनी मुनज़्ज़म हुकूमत का बानी बन गया। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान का दूसरा बड़ा हुक्मरान जलालुद्दीन अकबर था। इसने हिंदुस्तान पर 49 साल 8 माह हुकूमत की। इसकी सल्तनत कश्मीर, सिंध, कंधार और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी। यह इतनी बड़ी सल्तनत की वजह से अकबर आजम कहलाता था। इसकी कामयाबी की वजह इसका इकलौता होना था। यह हुमायूं का वाहिद बेटा था। किसी ने इसके तख्त पर हक जताने की कोशिश नहीं की। अकबर ने 9 अहल तरीन लोगों की टीम बनाई और अजीम मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी। तीसरा बड़ा हुक्मरान औरंगजेब आलमगीर था। यह भी पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हुआ। यह हिंदुस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा मुद्दत के लिए बादशाह रहा। इसने 50 साल 3 माह हुकूमत की। यह शाहजहां का बासलाहियत तरीन शहजादा था। यह भी ख्वाब पालता था। यह भी पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनना चाहता था, लेकिन इसके भाई और वालिद इसके रास्ते की रुकावट थे। वालिद दारुशकू को तख्त पर बिठाना चाहता था। वो अहल नहीं था। दारुशकू और वालिद शाहजहां ने औरंगजेब के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। औरंगजेब ने भी एक दिन सोचा कि मेरे पास 2 ऑप्शन हैं। मैं बेनाम मुगल शहजादे की हैसियत से इंतकाल कर जाऊं या फिर मैं शहजादा मुइनुद्दीन से औरंगजेब आलमगीर बन जाऊं। औरंगजेब ने भी अशोक की तरह दूसरा ऑप्शन चुन लिया और औरंगजेब ने वालिद को आगरा किले में बंद कर दिया। अपने भाई दारुशकू और शुजा दोनों से जंग की और दोनों को मरवा दिया। भाइयों के बाद भतीजों और भांजों की बारी आई। इसने उन्हें किले में बंद कर दिया और ये सब वहां भंग पी पी कर मर गए। औरंगजेब ने इसके बाद हिंदुस्तान फतह करना शुरू किया, यहां तक कि तारीख इसे आलमगीर का नाम देने पर मजबूर हो गई। अंग्रेज चौथी ताकत थी जिसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की। अंग्रेजों की कामयाबी की 5 बड़ी वजूहात में से एक वजह उनके खानदानी असूल थे। मलका ने कानून बनाया था कि हिंदुस्तान आने वाला कोई बरतानवी सरकारी मुलाजिम अपने खानदान के किसी फर्द को यहां सेटल नहीं करवा सकता। अंग्रेज डीसी मकामी लोगों को 100 मुरब्बा जमीन अलाट कर सकता था, मगर ये अपने और अपने खानदान को 1 मरला जमीन भी नहीं दे सकता था। बरतानिया के हर सरकारी मुलाजिम पर लाजिम था कि वो मुद्दत मुलाजमत पूरी करने के बाद बरतानिया वापस आ जाएगा। वो हिंदुस्तान में रिहाइश पजीर नहीं हो सकेगा। अंग्रेज एहलकार दौराने मुलाजमत अपने वालिद, भाइयों, बहनों, भतीजों और भांजों को 6 माह से ज्यादा यहां नहीं रख सकते थे। चुनांचे ये अंग्रेज इज्जत के साथ पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करके 1947 में वापस चले गए। नाज़रीन ग्रामी, हम माने या न माने, लेकिन ये एक हकीकत है
कि इस खित्ते का सबसे बड़ा मसला जॉइंट फैमिली सिस्टम है। यह हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट है। आप लीडरशिप से लेकर बिजनेसमैन, सनतकार, सरकारी मुलाजमों, खिलाड़ियों और खुशहाल लोगों तक मुल्क के मुख्तलिफ कामयाब लोगों के प्रोफाइल निकाल लीजिए। आपको 99% लोग अपने खूनी रिश्तेदारों के हाथों तबाह होते नजर आएंगे। लीडरों की लीडरशिप को उनके भाई खा जाते हैं, बहनोई तबाह कर देते हैं, साले उड़ा देते हैं या फिर भांजे, भतीजे और कजन बर्बाद कर देते हैं। पाकिस्तान में अयूब खान के दौर में 22 बड़े सनती और कारोबारी ग्रुप थे। आज 45 साल बाद इनमें से कोई ग्रुप बाकी नहीं रहा, क्योंकि ये तमाम सनती ग्रुप भाइयों, बहनोइयों, सालों, भांजों और भतीजों की जंग में तबाह हो गए। आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, आपने सैकड़ों हजारों लोगों को तरक्की करते देखा होगा। आपने फिर इन लोगों को तबाह होते भी देखा होगा। आपने इनकी दुकानें, गोदाम, कारखाने और फार्म हाउस बिकते भी देखे होंगे। ये लोग यकीनन खूनी रिश्तेदारों के हाथों तबाह हुए होंगे। इन्होंने निकम्मे रिश्तेदारों को पांव पर खड़ा करने के लिए कुर्सी पर बिठा दिया होगा या करोड़ों का कारोबार अपने निखट्टू, सुस्त और बेवकूफ बच्चों के हवाले कर दिया होगा। और यूं वो डेवड़ी जिसमें हाथी झूमते थे वहां खाक उड़ने लगी। आप ब्यूरोक्रेट्स को भी देख लीजिए। ये बेचारे देहाती इलाकों में टाटों पर बैठकर तालीम हासिल करते हैं, CSS करते हैं, आला ओहदों पर पहुंचते हैं और फिर बाकी जिंदगी भाई, भांजों और भतीजों की जमानतें करवाते रहते हैं। ये खानदान को सेटल करवाते करवाते खुद जेल पहुंच जाते हैं या फिर करप्शन की दलदल में दफन हो जाते हैं। हमारा दूसरा अलमिया समाजी बोझ है। हम में से कोई एक शख्स एड़ियां रगड़ रगड़ कर खुशहाली के दरवाजे तक पहुंचता है और उसके बाद पूरा खानदान अपने ख्वाहिशों की गठड़ियां उसके सर पर रख देता है। नानी बीमार हो या फिर फूफी का देवर, इलाज बहरहाल भाई साहब ही करवाएंगे। हालांकि बच्चा पास हो जाए तो जिम्मेदारी ये उठाएगा, फेल हो जाए तो भी जिम्मेदार ये होगा। कोई बाहर जा रहा है तो सीट बुक करवाने की जिम्मेदारी भी यही उठाएगा। कोई आ रहा है तो उसे एयरपोर्ट से पिक ये करेगा। ये बेचारा ये जिम्मेदारियां निभा भी लेता है। अल्लाह ताला तरक्की करने वाले हर शख्स को बड़ा दिल और बड़ा हौसला देता है, लेकिन ये बेचारा तानों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाता। दुनिया में पीछे रह जाने वाले लोग शिकायती मराकज होते हैं। इनकी जुबानों पर सैकड़ों हजारों शिकायतें चिपकी हुई होती हैं। ये शिकायती मरकज जब उस शख्स को शिकायत के तीरों से छलनी करते हैं तो उसका हौसला जवाब दे जाता है। और ये वो वजह है जिसकी बदौलत हमारे मुल्क में कामयाब लोगों की औसतन उम्र 55 साल होती है। ये दुनिया से उस वक्त रुखसत हो जाते हैं जब दुनिया के कामयाब लोग खुद को जवान समझना शुरू करते हैं। आपको कभी बरतानवी वज़ीर आज़म और जर्मन चांसलर के अब्बा जी, भाई बहन, बहनोई और साले की ज़ियारत नहीं होगी। आप इनके भांजों और भतीजों के नाम तक से वाकिफ नहीं होंगे। आप कभी अमेरिकी सदर को अपने भतीजों, भांजों से मुलाकात करते नहीं देखेंगे। खानदान से ये दूरी इनकी कामयाबी की बड़ी वजह होती है। कामयाब लोगों की कामयाबी की 6 बड़ी वजूहात होती हैं और इन वजूहात में से एक वजह अच्छी और अहल टीम होती है। जॉइंट फैमिली सिस्टम में फंसे हुए लोग टीम की बजाय खानदान को खपाने में मसरूफ हो जाते हैं। सेल डिपार्टमेंट बड़े भाई देखेंगे, परचेजिंग छोटे भाई का काम होगा, अकाउंट्स बहनोई के पास होंगे, मार्केटिंग साला साहब करेंगे और कंपनी का वकील खाला का बेटा होगा, और रह गए कारखाने के वर्कर तो ये भी बिरादरी, कबीले और गांव से लिए जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी सियासत का भी यही अलमिया है। जुल्फकार अली भुट्टो अपनी साहबजादी को वज़ीर आज़म बनाना चाहते थे। भुट्टो साहब की इस ख्वाहिश ने पूरा खानदान तबाह कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने भी अपने 19 साल के बेटे को पार्टी का चेयरमैन बना दिया। रही सही कसर भी पूरी हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी यही गलती की, चुनांचे उनका हशर भी ऐसा ही हुआ जो 10,000 साल की तारीख में इस खित्ते के कामयाब लोगों का हो रहा है। ये भी खानदान को बनाते बनाते खुद बिखर गए। ये कंबल का बंदोबस्त करते रह गए और खानदान दरी खींच कर ले गया और हैवी मैंडेट माजी का किस्सा बन गया। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप लोगों की राय क्या कहती है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।